गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत के संविधान के बारे में और भारत के संविधान में जो भारत के संविधान के स्रोत थे उनके बारे में हमने पिछली क्लास में जाना था। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है भारतीय संविधान की उद्देशिका। तो उद्देशिका का क्या उद्देश्य था उसके बारे में हम जानेंगे और भारत की प्रस्तावना क्या थी इसके बारे में भी विस्तृत रूप से जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं आज के भारतीय संविधान की उद्देशिका का भाग एक। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान की उद्देशिका उद्देशिका का जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा है तो इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। तो आज देखते हैं भाग एक। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है उसके बारे में देख लेते हैं कि प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्य रूप से एक प्रस्तावना होती है। संविधान जो बनाया जाता है किसी भी देश का, उसके स्टार्टिंग में एक प्रस्तावना बनाई जाती है जिसके द्वारा संविधान के प्रमुख उद्देश्यों को भली भांति समझा जा सकता है। मतलब प्रस्तावना में एक तरह से देखा जाए तो संविधान का शॉर्ट होता है या उसका निचोड़ होता है। संविधान के लागू होने के बाद से प्रस्तावना में केवल एक बार ही संविधान संशोधन किया गया। वो कौन सा किया गया? 42वां संविधान संशोधन। जो भारतीय संविधान है उसके लागू होने के बाद में इसकी प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया और वो किया गया था 42वां संविधान संशोधन। वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित है। मतलब वर्तमान में जो संविधान की जेन्यून जो ओरिजिनल प्रस्तावना है वो इस प्रकार से है। देख लिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबसे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संमत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जब संविधान को जब लागू किया गया था तो ये प्रस्तावना बनाई गई थी और इस प्रस्तावना को ये 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा और भारत के लोग थे उन्होंने इसको स्वीकार किया था। तो जो प्रस्तावना है एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबसे व्यक्ति को गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसके बाद में जो प्रस्तावना में रेखांकित शब्द जो शब्द है समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंड था। ये जो तीन शब्द है ये संविधान की प्रस्तावना में पहले नहीं थे। तो ये मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। मतलब जब संविधान बनाया गया था लागू किया गया था तो ये प्रस्तावना में नहीं थे। और आपको बताया कि संविधान में अभी तक एक संविधान संशोधन हुआ वो है 42वां और ये संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। और इसके आधार पर इन शब्दों को समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता को 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पर संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी तथा संविधान का सबसे श्रेष्ठ अंग है। और पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने कहा था, क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान के आदर्शों व आकांक्षाओं को बताती है।
संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया गया था। तो जो संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना है, इसका आधार क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा, जो संविधान के निर्माण करने वाली सभा थी, उसके सामने प्रस्तुत किया गया था। उसमें से ये प्रस्तावना बनाई गई थी। प्रस्तावना से 4 तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं। प्रस्तावना पढ़ने से 4 तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं। क्या? कि सत्ता का स्रोत क्या है, शासन का प्रकार कैसा है, शासन प्रणाली का लक्ष्य क्या है, और स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की तिथि क्या रही थी। तो ये संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से पता चल जाता है। इसके बाद में बेरुवारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, बेरुवारी एक विवाद हुआ था सर्वोच्च न्यायालय में, इस पर केस चला था, और उस वक्त में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का कानूनी भाग नहीं है। प्रस्तावना बोला संविधान का कानूनी भाग नहीं है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। उसके पश्चात क्या हुआ? केशवानंद भारती विवाद 1973 में पूर्ण निर्णय को बदलने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का अभिन्न अंग बताया था। मतलब पहले बेरुवारी एक विवाद हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, किंतु केशवानंद भारती जो विवाद 1973 हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को बदलना पड़ा, और फिर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कि संविधान का अभिन्न अंग है इसकी प्रस्तावना। अंततः प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये अभिन्न अंग है संविधान का, लेकिन इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किंतु प्रस्तावना का वह भाग जो बुनियादी ढांचे का भाग है, उसे संसद द्वारा बदला नहीं जा सकता। जो बुनियादी भाग है प्रस्तावना का, उसे बदला नहीं जा सकता। अब बुनियादी भाग क्या है तो आगे देखेंगे। डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ये डॉक्टर सुभाष कश्यप ने कहा था कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और अगर प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी हुई अट्टालिका या बिल्डिंग है। नानी पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। नानी पालकीवाला जो हुए थे, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था कि प्रस्तावना पढ़ने से ही संपूर्ण संविधान का परिचय मिल जाता है कि ये किस तरह का संविधान है। संविधान घोषित करता है कि भारत के लोगों ने ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित किया है, अतः देश की संप्रभु अंततः लोगों में निहित है। मतलब जो संविधान जो घोषित करता है कि सब लोगों ने इसे संपूर्ण तन मन धन से स्वीकार किया है, इसलिए लोगों में ही मतलब संप्रभुता निहित है। यह लोगों के उन आदर्शों व आकांक्षाओं जिन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता है की भी घोषणा करता है। मतलब ये हमारा जो संविधान है, वो लोगों के आदर्शों और आकांक्षाओं को जिन्हें प्राप्त करना चाहते थे, उनकी आवश्यकता थी पहले, उसकी घोषणा भी करता है। इसके पश्चात आदर्श आकांक्षाओं से भिन्न है। आदर्श जो है आकांक्षाओं से भिन्न है। संविधान द्वारा भारत को एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करने के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए कर लिया गया है, परंतु आकांक्षाओं के अंतर्गत न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता आदि तत्व है जिन्हें अभी भी प्राप्त किया जाना शेष है। उद्देशिका आदर्श व आकांक्षाओं की प्राप्ति का साधन है। तो जो मूल प्रस्तावना है वो क्या थी? मूल प्रस्तावना संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट इस प्रस्तावना को, ये जो मूल भाग था, इसको चेंज नहीं कर सकता है, और कुछ उद्देश्य ऐसे थे जिन्हें अभी भी प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब जब संविधान की उद्देशिका बनी तो इसका उद्देश्य क्या था?
तो उद्देश्य देख लेते हैं कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत स्पष्ट करना। संविधान का जो प्राधिकार है उसका स्रोत स्पष्ट करना जो संविधान की उद्देशिका थी उसका उद्देश्य था। उद्देशिका से क्या स्पष्ट होता है कि संविधान के प्राधिकार का मूल स्रोत जो है भारत के लोगों में निहित है। मतलब भारत के लोग जो है अपने मत से किसी भी राजनीतिक नेता या विधायक या एमपी का चुनाव करता है, तो मतलब पावर जनता के हाथ में है। संविधान निर्माण का उद्देश्य स्पष्ट करना। संविधान निर्माण का उद्देश्य क्या था वो स्पष्ट करना उद्देशिका का उद्देश्य था। वस्तुतः उद्देशिका में उन महान अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है जिन्हें भारत के लोगों ने सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करने की इच्छा की थी। मतलब संविधान जब बन रहा था तो उस वक्त में भारत के लोगों ने इच्छा जाहिर की थी कि कुछ ऐसे अधिकार और स्वतंत्रता जो सभी लोगों को मिलनी चाहिए, तो उनको उजागर करना या उनके बारे में सुनिश्चित करना संविधान की उद्देशिका का उद्देश्य रहा था। उसके बाद में उद्देशिका में संविधान के अधिनियम की तिथि का उल्लेख है। संविधान में जो अधिनियम पारित हुआ था संविधान के लिए उसकी तिथि लिखी हुई है उद्देशिका में। उद्देशिका में भारतीय राज्य व्यवस्था सरकार के स्वरूप के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का भी वर्णन किया गया है। तो उद्देशिका के ये उद्देश्य थे। अब उद्देशिका की जो शब्दावली थी, जो मेन स्वरूप था संविधान का, वो क्या है तो वो देख लीजिए कि संप्रभुता संपन्न। संप्रभुता संपन्न। अब इसका संप्रभुता संपन्न का क्या मतलब होता है कि संप्रभुता संपन्न राष्ट्र एक इस बात पर बल देता है कि भारत के बाहर ऐसी कोई सत्ता नहीं है जिस पर यह देश किसी भी रूप से निर्भर हो। वस्तुतः यह शब्द बिना किसी बाह्य दबाव या प्रभाव के आत्म निर्णय लेने की शक्ति का परिचायक है। मतलब संप्रभुता संपन्न या बाहर से या अंदर से किसी भी बिना शक्ति के दबाव में आए बिना स्वयं निर्णय लेना, आत्मनिर्णय या मतलब अपनी शक्ति को दर्शाता है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से को दावा नहीं छोड़ सकता है। मतलब किसी भी पड़ोसी देश या जो भी राज्य है उसके दबाव में आकर के अपनी जो सीमा है भारत की उससे दावा नहीं हटा सकता कि ये हमारी नहीं है। ये दावा रहेगा कि हम ये मतलब जो भी सीमा है वो हमारी है, भारत की सीमा है। उसके बाद में संप्रभुता संपन्न के बाद में है समाजवादी। तो समाजवादी शब्द का क्या है? समाजवाद से संविधान का अभिप्राय है लोकतांत्रिक साधनों से समाज के समाजवादी स्वरूप की प्राप्ति। तो जो समाजवादी संविधान का अभिप्राय क्या है? लोकतांत्रिक साधनों से जो सरकार के साधन है उनसे समाज के समाजवादी स्वरूप की प्राप्ति करना। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक मतलब लोगों का समाजवाद है, जनता का समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद नहीं है भारत का समाजवाद जो है। साम्यवादी दल का बारे में आपको बताया था मैंने कि साम्यवादी दल ने जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हुआ था उसका विरोध किया था, तो ये साम्यवादी समाजवाद नहीं है। इसे राज्याश्रित समाजवादी भी कहा जाता है। जो भारत का समाजवाद है उसको राज्याश्रित समाजवाद कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। तो इस तरह का समाजवाद भारत का समाजवाद है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला-जुला रूप है। मार्क्सवाद और गांधीवाद का विचारों का मिला-जुला रूप है भारतीय समाजवाद, और जिसका गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। मतलब गांधीवादी जो विचार थे उनको समाजवादी विचारधारा में ज़्यादा अंगीकृत किया गया था। अब समाजवाद के बाद में है पंथ निरपेक्ष। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारत एक धर्म के विहीन या धार्मिक या धर्म विरोधी राज्य है। मतलब पंथ निरपेक्ष है, धर्म को मानने वाला है, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि ये एक ही धर्म को मानता है या धर्म का विरोध करता है या धर्म विहीन राज्य है। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी धर्म। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि यह राज्य स्वयं में धार्मिक नहीं है और सर्वधर्म समभाव के प्राचीन भारतीय सिद्धांत का अनुकरण करता है। मतलब
किसी एक धर्म के लिए विशेष जोर नहीं देता, बल्कि जितने भी धर्म के मानने वाले लोग या जितने भी धर्म भारत देश के अंदर माने जाते हैं, सबको समान रूप से दर्जा देने वाला या सबको समान रूप से मानने वाला देश है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है। इसका तात्पर्य ये है कि राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं करेगा, मतलब धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव देश के अंदर नहीं होगा। लेकिन वर्तमान में धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। राज्य धर्म को किसी नागरिक का व्यक्तिगत मामला समझता है, जिसमें किसी धर्म में विश्वास करने या न करने का अधिकार है। मतलब अपने धर्म को मानने का अधिकार भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को है, अपना धर्म को मानना या धर्म परिवर्तित करने का। इसके बावजूद भी भारत में अपने विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के कारण उस अर्थ में पंथ निरपेक्ष नहीं है जिस अर्थ में पश्चिमी देश है। मतलब पंथ निरपेक्ष उस तरह से नहीं है जैसे पश्चिमी देश है। पश्चिमी देशों में क्या है, एक किसी समुदाय विशेष के लोग वहाँ रहते हैं तो बस उन्हीं का दबदबा ज़्यादा होता है, या वो कट्टरपंथी विचारधारा को अपनाते हैं। तो भारत का पंथ निरपेक्ष जो राज्य है, समाजवाद है, वो इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष के बाद में लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक पद का तात्पर्य यह है कि केवल उन्हीं शासकों को सरकार चलाने का अधिकार है जो लोगों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। मतलब लोकतांत्रिक का मतलब है कि लोगों की चुनी हुई सरकार। मतलब भारत के लोग, हम लोग क्या है, किसी भी पार्टी के किसी भी सदस्य को, चाहे वो एमएलए के लिए चुनाव लड़ रहा हो चाहे एमपी के लिए लड़ रहा हो, हम उनको निर्वाचित करते हैं, उनको वोट देते हैं, हमारे वोट के अनुसार वो निर्वाचित होता है और वो आगे जाके विधानसभा या संसद में जाता है और हमारी मुद्दाओं को उठाता है। तो मतलब जो लोकतांत्रिक का मतलब ये है कि जनता जिस आदमी को चुनेगी या जिस सदस्य को चुनेगी, वो जाकर के आगे अपनी शक्तियों को या सरकार में अधिकारों की मांग करेगा या फिर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। भारत प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था का पालन करता है और जिसमें सांसदों तथा विधायकों को सीधा जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। बिल्कुल अभी बताया। पंचायतों व नगर पालिकाओं के माध्यम से लोकतंत्र को अत्यंत छोटे स्तर तक ले जाने का प्रयास किया गया है, जिसमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, अधिनियम 1992 और 93 में। तो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 1993 में जो हुआ था, उसमें पंचायतों व नगर पालिकाओं के माध्यम से जो लोकतंत्र है उसको छोटे स्तर तक, मतलब एक गांव के स्तर, पंचायत के स्तर पर पंचायतों का चुनाव होता है। तो मतलब लोकतंत्र नीचे से नीचे स्तर के, मतलब छोटे से छोटे भारत के हिस्से में भी लोकतंत्र का पालन किया जाता है। इसके होते हुए भी प्रस्तावना में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र को अपितु सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी सम्मिलित किया गया है। तो मतलब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल है। मतलब इस लोकतंत्र में सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। पहले सामाजिक लोकतंत्र जरूरी है, उसके पश्चात राजनीतिक लोकतंत्र चलेगा। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। अब इनमें अंतर क्या है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 प्रमुख औजार होते हैं: परिप्रेक्ष्य, पहल, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाने तथा जनमत संग्रह। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है जो हमारे देश के अंदर नहीं है। हमारा क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरी ओर क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम लोग जो जिस प्रत्याशी को चुनते हैं, वो आगे जो बड़ी सरकार चलाने वाले जो प्रत्याशी होते हैं उनका चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। गणराज्य, उसके बाद में गणराज्य शब्द है, तो गणराज्य पद से तात्पर्य भारत में वंश परंपरा को कोई शासन नहीं होता। वंश का नहीं है कि आज प्रधानमंत्री है, उसका बेटा कल बनेगा, फिर आने वाला उसका बेटा का, ऐसी वंश परंपरा भारत के गणराज्य में नहीं है। और राज्य
कि सभी राजनीतिक प्राधिकारी प्रत्यक्ष या परोक्ष नीति से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। उदाहरण भारत के राष्ट्रपति। तो जो मतलब गणराज्य का मतलब यह है कि वंश के अनुसार यहाँ पर कोई भी शासन नहीं करेगा। यहाँ पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता चुनेगी। जनता जिस प्रतिनिधि को चुनेगी वो आगे जाकर के, जैसे उदाहरण दिया है भारत का राष्ट्रपति, तो जनता जो सांसदों को या एमपीओ को चुनती है, वो एमपीओ के वोट डालने पर राष्ट्रपति का चुनाव संसद के अंदर होता है। तो गणराज्य का मतलब ये है। केशवानंद भारतीय विवाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान में मूल ढांचे का हिस्सा माना गया। इसके बाद संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई थी। तो जो केशवानंद भारती विवाद हुआ था 1973 वाला, उसके अंदर संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना था प्रस्तावना को, और उसके बाद ही संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई थी। तो मूल ढांचा क्या था संविधान का, ये हमने अभी देखा। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो संप्रभुता संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, गणराज्य, मतलब ये मूल ढांचा संविधान का हुआ है। तो दोस्तों ये था भारत की उद्देशिका, जो संविधान की जो उद्देशिका थी उसके बारे में हमने जाना। ये भाग 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है और भाग 2 हम कल पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें रहने वाली है। आपको संविधान की प्रस्तावना, संविधान का मूल ढांचा, केशवानंद भारती विवाद और लोकतांत्रिक, जो हमारे मूल ढांचे के जो शब्द हैं, संप्रभुता संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, गणराज्य, तो ये चीज़ों के, इनका मतलब, इन शब्दों का क्या अर्थ है, ये भी आपको याद रखना है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त और मिलते हैं इसी उद्देशिका के मतलब भाग नंबर 2 के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।